Write down first of all content. SME, that is statistical methods for economics. लिखा आपने SME ब्रैकेट में स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स. हाँ, ये कंटेंट स्टार्ट करें. राइट डाउन यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 है आपका मेजर्स ऑफ लोकेशन, measures of dispersion and moments. लिखा आपने मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड मोमेंट्स. ये आपकी यूनिट नंबर 1 है. नेक्स्ट यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 इज प्रोबेबिलिटी. आप इसे कह सकते हो प्रोबेबिलिटी थियरी. प्रोबेबिलिटी थियरी. नेक्स्ट यूनिट नंबर 3. यूनिट नंबर 3 आपका रैंडम वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. Random variables and mathematical expectation. Next, unit number 4. यूनिट नंबर 4 है आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं वो बेसिकली 2 पार्ट में करने. 2 पार्ट मतलब रादर एक पार्ट डिस्क्रीट का होगा, दूसरा पार्ट कॉर्डिनेट्स का होगा. तो इसमें आपको करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक. ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन आपको करने हैं डिस्क्रीट के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट एक आएगा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपको करने हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड वन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड वन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. रादर 6 डिस्ट्रीब्यूशन आपको करने हैं, 3 डिस्क्रीट के अंदर और 3 कॉर्डिनेट्स के अंदर. ठीक है. तो ये आपकी हो गई यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3. ठीक है. यूनिट नंबर 4. ये 4 यूनिट हो गई आपकी. फर्स्ट वन मेजर्स ऑफ लोकेशन, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, और ये आपकी यूनिट नंबर 4 हो गई. अब आइए यूनिट नंबर 5. बाइवेरिएट probability distribution and random sampling. इतना कंटेंट आपके कोर्स में. ठीक है. 5 यूनिट है आपके. ये बात ध्यान रखिएगा. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब भाई हर एक यूनिट की क्या क्या वेटेज. ठीक है. तो वेटेज जो अभी मेंशन किया गया है रादर इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपकी कि ये आपका पहला फर्स्ट वन 10 मार्क्स का आएगा. सेकेंड वन प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी. नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन, ये आपकी 20 मार्क्स की आएगी. डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक यूनिट नंबर 4, ये आपके 20 मार्क्स की होगी.
और बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम सैम्पलिंग, ये आपके 15 मार्क्स की होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट वन 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। रादर इन दोनों को उन्होंने कंबाइन किया है, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, रादर 3 क्वेश्चंस, और उसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 2 आपको इसमें से करने हैं। जहां 20 मार्क्स है वो ऑब्वियसली 10 into 2 है, मतलब 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 3, जिसमें से 2 सेलेक्ट करने। सेम प्रोसेस आपकी यूनिट नंबर 4 के लिए भी, कि भाई 20 मार्क्स का यदि आपका वेटेज है तो 10 into 2 का होगा, ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3। और लास्ट वन के वैल्यू में उन्होंने कहा है कि 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, और ये 4 में से 3 आपको करने पड़ेंगे। आउट ऑफ 4 यू हैव टू डू 3। तो यहां 3 क्वेश्चन होंगे जो आपको करने, यहां 2, दैट इज 3 + 2 5 + 2 7 + 2 दैट इज 9। टोटल 9 क्वेश्चंस आपको करने, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि पहले 2 को कंबाइन करके वो 3 क्वेश्चन आपको देंगे, 2 आपको करने। यहां आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 2 आपको करने। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 करने। नेक्स्ट बाइवेरिएट में आपके, बाइवेरिएट एंड रैंडम सैम्पलिंग में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 3 करने, 5 मार्क्स के होंगे, बाकी जगह आपके 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये आपका कोर्स कंटेंट है जो डिजाइन है, ये अपनी बात ध्यान रखिएगा। अब रही बात बुक जो फॉलो करनी है, वो रादर मैं आपको एक बार रीडिंग दिखा देता हूं जो आपके पास है कि पोजीशन है रैंडम, एक बार रीडिंग की पोजीशन देख ली, जस्ट अ मिनट वेट। हाँ, एक मिनट, यहां आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 2 मिनट के लिए। लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब एसएमई, ये आपकी पोजीशन है। कोर्स कंटेंट में नेम स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स जो पहले था वो बेसिकली थोड़ा सा चेंज होके इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। इस वाले सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी है, नेक्स्ट क्लास में आपकी इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेम में माइनर चेंज आई है, दैट इज इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और कंटेंट में आपको दिखा देता हूं, कंटेंट क्या है आपकी। कंटेंट जो मैंने आपको लिख के दिया, मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड डिस्पर्सन, नेक्स्ट एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये देख लीजिए। नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको करना है बायनोमियल, एक्सपोनेंशियल, पॉइसन, हाइपरजोमेट्रिक, नॉर्मल, और उधर लिखा हुआ है क्लियरली दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद आपको करनी है रैंडम सैम्पलिंग एंड जॉइंटली, जॉइंटली मींस बाइवेरिएट, ये ध्यान रखिएगा। अब रही बात कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, एक तो फॉलो करनी है आपको डिवोर, नीचे उनका नेम लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है, ये आपको बुक आपको फॉलो करनी है, ऑब्वियसली डिवोर। और दूसरी आपको बुक फॉलो करनी है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बाय हॉग, ठीक है, ये 2 बुक है। मैं आपको दोनों बुक एक बार यहां प्रेजेंट करके दिखा देता हूं कि जो 2 बुक आपको फॉलो करनी है वो एक बार देख लीजिए आपकी क्या पोजीशन। एक मिनट वेट, ये आपकी बुक है डिवोर वाली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है, एंड साइंसेस, दैट इज डिवोर बुक। एक जो बुक है आपकी वो
प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ठीक है, बाय हॉग। ये बुक आपको 2 फॉलो करनी। अब रही बात इस बुक के अंदर क्या सारे कंटेंट करने हैं, तो ये नहीं करनी है, बात ध्यान रखिएगा। जो कंटेंट आपको करने हैं वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, ये आपकी डिवोर की करनी। लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5। कुछ माइनर एक्सेप्शंस हैं जो आपको नहीं करने हैं, वो आपके रीडिंग लिस्ट में मेंशन है। नेक्स्ट, दूसरा, ये बुक आपको करनी है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आपको करनी है, ठीक है, क्लियर। अब भाई इसके अलावा जो आपको करना है, एक बार आप अपनी पोजीशन फिर से क्लियर करें। ये उन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई आपको यदि यूनिट नंबर 1 करना है तो बेसिकली डिवोर का चैप्टर नंबर 1 करना है। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपकी चैप्टर नंबर 2 से भी है, राइट फ्रॉम डिवोर, और हॉग से चैप्टर नंबर 1 करना। मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 चैप्टर्स आपको करने हैं, एक चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम डिवोर एंड चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम हॉग, ठीक है। ऐसे ही रैंडम वेरिएबल करना है तो चैप्टर नंबर 3 क्लियरली लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3, और उसमें कहां से कहां तक की एक्सरसाइजेस करनी है आपको वो लिखा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 3 में 3.1 से लेकर 3.3 तक और 4.1 से लेकर 4.2 तक, और ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 आपको दूसरी वाली बुक से करनी, ठीक है। सेम बात यहां लिखी हुई है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बायनोमियल, पॉइजन, हाइपरज्योमेट्रिक, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल एंड सो ऑन, ठीक है। उसमें भी आपको दोनों बुक से करनी है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी क्लियरली लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया। रफली मैंने आपको बताया कि डिवोर्स से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक करना है, और हॉग से करना है चैप्टर नंबर 4 करना है आपको, ठीक है। अब आइए, इतने कंटेंट आपको कवर अप करने। अब रही बात कौन सा कंटेंट में प्रॉब्लम है और कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप चैप्टर नंबर 1 जो आपको डिवोर्स से करना है, रादर मेजर्स ऑफ लोकेशन वाला चैप्टर। मेजर्स ऑफ लोकेशन में बेसिकली मीन मीडियन मोड करना है, आपकी वैसी कोई सिरदर्दी नहीं है। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, उसमें भी कोई सिरदर्दी नहीं, ठीक है। मतलब चैप्टर नंबर 1 मेरे हिसाब से इजीएस्ट टॉपिक होगा आपका, ठीक है। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने जो 12th में पढ़ा है, कहां तक पढ़ा है? बेस थ्योरम तक। दोबारा आपको बेस थ्योरम तक ही करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। डिवोर में थोड़ी सी स्टैंडर्ड उसकी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये यानी कि डिवोर और हॉग दोनों जो बुक करनी है उसमें थोड़ी स्टैंडर्ड आपकी बढ़ी हुई होगी, तो स्टैंडर्ड रेज होगी। कंटेंट आपको उतने ही करने हैं, साथ में थ्योरम की प्रूफिंग भी करनी है। ये ध्यान रखिएगा, प्रूफिंग आपने पहले 12th में नहीं किया है, अभी आपको करनी है, ठीक है। मतलब जितने भी थ्योरम्स है उनकी प्रूफिंग भी करनी है आपको, और इसके अलावा क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टैंडर्ड रेज होगी। एक्चुअल जो आपको करना है वो चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 करना है। बी क्लियर दिस वन, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रेस यही है आपका। यदि आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये आपकी 20 मार्क्स की है, ये आपकी 20 मार्क्स की है, लास्ट वन 15 मार्क्स की है। मतलब 20 + 20 + 15, रादर 55 मार्क्स का जो टॉपिक है वही आपको एक्चुअल में करना है, और वही आपका बेस है स्टैट्स का। रही बात पहले जो आप करोगे वो रादर इजी है, ऐसा कोई सिरदर्दी नहीं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आपसे कि जो टफनेस लेवल जहां से स्टार्ट होती है वो ऑब्वियसली रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो आप वहीं से उसे पिक करो
और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि प्रॉप नहीं करेंगे, प्रॉप भी साथ साथ हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉप भी आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो करना है एक्चुअल में आपके स्ट्रेस की लेवल वही होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा रैंडम वेरिएबल से, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे और एटलीस्ट रैंडम वेरिएबल में जो डिस्क्रीट का कंसेप्ट है वो, कॉर्डिनेट्स का जो कंसेप्ट है वो, और बाइवेरिएट, ये आपकी हो जाएगी जब, और साथ में प्रॉप, तो मेरे हिसाब से आपकी जो पोजीशन है टफनेस की वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 3, 4 एंड 5 ये आपकी मेन चैप्टर्स हैं, तो इसलिए मैं मेन चैप्टर से ही स्टार्ट करूँ, ठीक है। और पीछे के जो चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसमें ना आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम होने जा रही है और ना मेरे पार्ट में तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। पुट द हेडिंग रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स हेडिंग पुट की। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, रैंडम। A random variable is a variable. A random variable is a variable whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment. Whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment. लिखा आपने, a random variable is a variable whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment. मीनिंग मैं आपको अभी थोड़ा रुक के बताऊंगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा होल्ड की, मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। देखिए पॉइंट नंबर 2, देखिए रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय, random variables are denoted by capital letters, लिखिए that is capital X. random variables are denoted by capital letters, लिखिए that is capital X, capital Y, capital Z and so on, लिखिए and its values are denoted by small letters, देखिए दैट इज स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z एंड सो ऑन। लिख लिया आपने। रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल से लिखते हैं, वैल्यूज को स्मॉल से लिखते हैं। ये एक कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है। जैसे कैपिटल x इज इक्वल टू 1, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल x इज इक्वल टू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी वैल्यू अननोन होगी तो हम लिखेंगे कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x। ऐसे लिखूंगा कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y। जहां कैपिटल लेटर्स वाले जितने भी होंगे वो सारे रैंडम वेरिएबल्स कहलाएंगे, और स्मॉल वाले जितने भी होंगे वो उनके वैल्यूज कहलाएंगे। जैसे कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, इसका मतलब कैपिटल X आपकी रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x उसकी वैल्यू, ठीक है। कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, कैपिटल Y आपकी रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल y उसकी वैल्यू, एंड सो ऑन। लेकिन थर्ड वन, पॉइंट नंबर 3, देखिए सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, देखिए सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, देखिए द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर, देखिए द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर। अब मुझे बताइए कि सिंगल कॉइन टॉस करेंगे, कॉइन की टॉसिंग को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब भी एक्सपेरिमेंट है वर्ड, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट मतलब होता है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, ये सब एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, ठीक है, जिसे कुछ लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। यदि आप कॉइन टॉस करेंगे तो आपको मालूम है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएगी, 2 raised to power 2,
2⁻², मीन्स 4। कौन कौन सा आउटकम्स होगा आपको मालूम है? 2 कॉइन टॉस करने पे जो आउटकम्स होगी, लिखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आपकी आउटकम्स। आगे लिखिए लेट, लिखा आपने यहां तक? लिखिए लेट कैपिटल एक्स, लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट, लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, लिखिए विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, लिखा आपने? लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, लिखिए इसमें एक तरफ लिखिए आउटकम्स, एक बार फिर से लिख लिया आउटकम्स क्या? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, और लिखिए वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको मालूम है एक्स क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हेड्स को। तो मुझे बताइए हेड हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? तो ऑब्वियसली 2। हेड टेल में नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 1। टेल हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 1। टेल टेल में नंबर ऑफ हेड्स दैट इज 0। ऐसे लिखिए वैल्यूज ऑफ वाई। वाई क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ टेल्स को। ठीक है, तो मुझे बताइए वाई मैंने थोड़ी देर के लिए क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ टेल्स को। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ टेल्स क्या होगी? यहाँ 0, यहाँ क्या होगी? नंबर ऑफ टेल्स 1, यहाँ 1, यहाँ 2। साइड में लिख दिए वेयर वाई डिनोट नंबर ऑफ टेल्स। तो मेरी आपसे ये कहनी है बात, इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा कि रैंडम वेरिएबल को जैसा डिफाइन करेंगे वैसी वैल्यू आएगी। यदि आप नंबर ऑफ हेड्स डिनोट करते हैं तो वैल्यू आती है 2 1 1 0, और नंबर ऑफ टेल्स डिनोट करते हैं तो ये वैल्यू होती है 0 1 1 2, सॉरी 0 1 1 2। मतलब आप जैसा डिफाइन करोगे रैंडम वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू होगी। यदि आप कुछ और डिफाइन करोगे, ठीक है, तो कुछ और ही वैल्यू होगी। क्लियर? तो मैंने आपको लिखवाया था फर्स्ट पॉइंट पे कि रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब नंबर्स में वैल्यू, इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या थी? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। कितनी बार टॉस किया था? 2 बार टॉस किया था। अब रही बात उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो आपको ही मालूम है न्यूमेरिकल वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी कि आपने एक्चुअली डिफाइन क्या किया है रैंडम वेरिएबल को। आपने डिफाइन किया है रैंडम वेरिएबल में नंबर ऑफ हेड्स को, तो वैल्यू आएगी 2 1 1 0। और यदि आपने डिफाइन किया नंबर ऑफ टेल्स को तो ये आएगी 0 1 1 2। क्लियर? तो जैसा डिफाइन करोगे वैसी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए लिखा गया रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर्स में वैल्यू, इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स होगा उसकी नंबरिंग में जो वैल्यू होगी उसी को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये हुआ लेमैन्स डेफिनेशन। ठीक है, अब रही बात यदि हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाएं तो लिखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन, लिखिए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, लिखिए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, लिखिए हुज डोमेन, लिखिए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन, लिखिए हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, लिखिए हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज रियल नंबर। लिखिए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज रियल नंबर। लिखा आपने? हाँ, टू द पॉइंट आई। मैंने क्या कहा? डोमेन उसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स। हमारे पास आउटकम्स क्या थे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हमारे आउटकम्स है, ये उसकी डोमेन होगी। और रेंज हमेशा
रियल नंबर होगा। रियल नंबर की प्लॉटिंग वैसे तो ऐसे होती, ये हमारी रियल नंबर रादर से रियल लाइन, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसकी प्लॉटिंग आप ऐसे कर लो, ठीक है, ये आपकी प्लॉटिंग होगी। तो मैंने क्या कहा, डोमेन सैंपल स्पेस है, ऑलरेडी प्लॉट है, रेंज रियल नंबर होगा। रियल नंबर पूरा कवर करेगा ये जरूरी नहीं, ठीक है, क्लियर। ये अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग होगा, समटाइम्स पूरा भी कवर कर सकता है, समटाइम्स नहीं भी कवर कर सकता है। जैसे हमारे एग्जांपल में रेंज सिर्फ 3 नंबर आए, एक आया 0, एक आया 1, एक आया 2। हमारे एग्जाम्पल में रेंज 3 नंबर है, 0, 1, 2, लेकिन पूरा रियल नंबर भी किसी और एग्जाम्पल में कवर कर सकता है, ठीक है। तो मुझे बताइए हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने थे? ऑब्वियसली 2। मैं एक्स की बात कर रहा हूं, वाई की बात नहीं कर रहा हूं। वाई क्या था? नंबर ऑफ टेल्स। हेड टेल में नंबर ऑफ हेड्स कितने थे? ऑब्वियसली 1। टेल हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने थे? ऑब्वियसली 1। और टेल में नंबर ऑफ हेड्स कितने थे? ऑब्वियसली 0। तो ये आपकी पोजीशन, मतलब हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज, मैंने आपको लिखवाया रियल नंबर। तो रियल नंबर में पूरा रियल नंबर हो ये जरूरी नहीं है, ये इस तरह की पोजीशन भी पिक कर सकता है, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो मेरे केस में सिर्फ 3 रियल नंबर थे, वो मैंने क्लियरली बता दिया है, और मैं बात एक्स की कर रहा हूं, एक्स मतलब नंबर ऑफ हेड्स की कर रहा हूं। ऐसे ही आप टेल का डायग्राम बनाना चाहें तो टेल का बना सकते हैं। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है, और रेंज बेसिकली रियल नंबर होता है। रियल नंबर में कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट, देखिए रैंडम वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रैंडम वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं। देखिए फर्स्ट वन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखिए फर्स्ट वन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिखा आपने। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में लिखिए विच टेक्स इंटीग्रल वैल्यूज, विच टेक्स इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब जो इंटीजर में वैल्यू ले, ठीक है, उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। लिखिए सेकेंड वन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विच टेक्स इंटीग्रल as well as fractional values, देखिए which takes integral as well as fractional values between certain limits or interval। देखिए between certain limits or interval लिखा आपने, between certain limits or interval, ठीक है यहां तक। मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू ले उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट, जो इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू ले उसे हम कहते हैं कॉर्डिनस। जैसे नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस क्लासरूम, ऑब्वियसली इंटीजर में वैल्यू लेगी तो डिस्क्रीट का पार्ट हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, ऑब्वियसली आपको मालूम है नंबर ऑफ बुक्स जो होगा वो इंटीजर का पार्ट होगा, तो इंटीजर का पार्ट होगा तो डिस्क्रीट होगा। अब रही बात कॉन्टिन्यूअस कौन है, तो कॉन्टिन्यूअस है जैसे आपकी एज, आपको मालूम है एज इंटीग्रल वैल्यू भी लेगी, फ्रैक्शन वैल्यू भी लेगी। किसी की हाइट इंटीग्रल वैल्यू भी लेगी, फ्रैक्शन वैल्यू भी लेगी। किसी का वेट इंटीग्रल वैल्यू भी लेगी, फ्रैक्शन वैल्यू भी लेगी। तो एज, हाइट, वेट ये सब क्या है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में मैंने आपसे क्या कहा? नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस क्लासरूम, नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये सब आपके सारे डिस्क्रीट। आज हमारा डिस्कशन डिस्क्रीट के ऊपर है, ठीक है, क्लियर। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर है। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं ये यानी कि ये आपकी चैप्टर नंबर 3 में है, डिवोर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 डिवोर में, और हॉग वाली बुक में चैप्टर नंबर 2। कंसेप्ट किसी भी बुक से कर ली कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बेसिकली आपको रीडिंग से ही करनी,
रीडिंग छोड़कर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि एक रीडिंग नहीं, दो रीडिंग है आपकी, तो 2 रीडिंग मेरे हिसाब से सफिशिएंट है आपकी, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आज हमारा पूरा डिस्कशन डिस्क्रीट पे है। मैंने आपसे क्लियरली कहा ये आपकी चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी, कौन सा, डिवोर्ड के बुक में, और उधर चैप्टर नंबर 2 में मिलेगी। तो आइए लिखिए डिस्क्रीट एंड वेरिएबल। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, हियर द फंक्शन एफ एक्स। कुछ लोग एफ एक्स कहते हैं क्योंकि आपको मालूम है रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, तो आपको मालूम है फंक्शन होने के कारण एफ एक्स कहते हैं। और कुछ लोग इसे पी एक्स भी कहते हैं। पी एक्स इसलिए क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी एक्स। लिखिए इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे MASS, ठीक है, कुछ लोग मैथ्स भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैसिव, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इनमें से कोई आप कहें उसमें कोई दिक्कत नहीं। वी जनरली कॉल इट PMF। PMF मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। लिखिए पॉइंट नंबर 2, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ PMF। प्रॉपर्टीज ऑफ PMF की जब बात करें तो प्रोबेबिलिटी, PMF मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो आपको भी मालूम है किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों में से आप कुछ भी लिखो एक ही बात मानी जाएगी। सेकेंड वन, सम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। ध्यान रखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि क्वेश्चन PMF का हुआ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी मानी जाएगी, लेकिन मेन आपकी सेकंड प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन करना है तो बेसिकली आप सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ऑब्वियस है, ठीक है। इन जनरल यदि आपको टेस्ट करना है तो सेकंड प्रॉपर्टी टेस्ट करना है, सेकंड छोड़कर कुछ और टेस्ट नहीं करना। सम टोटल 1, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही PMF की प्रॉपर्टी है। हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा इजी भी रखेंगे और थोड़ा टफ भी, ठीक है। लिखिए फर्स्ट, लिखिए लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल। लिखिए लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। लिखिए हैविंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहें या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहें, ब्रैकेट में लिखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैं आपके लिए वो फंक्शन बता रहा हूं, यहां लिखिए वैल्यूज ऑफ X, और नीचे लिखिए प्रोबेबिलिटी X इज इक्वल टू X। कैपिटल X ऑब्वियसली रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x उसकी वैल्यू। लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट है आपकी 7, मतलब 0 से लेकर 7 तक वैल्यू है आपकी, रादर से स्मॉल x है। 0 पे ये 0 है, यहां k है, यहां 2k है,
यहाँ 2k है, यहाँ 3k है, यहाँ k स्क्वायर, यहाँ 2k स्क्वायर है, यहाँ 7k स्क्वायर प्लस k है। ठीक है, ये आपको उन्होंने वैल्यू और उसके अलोंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपसे पूछा है k की वैल्यू फाइंड करो, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है यदि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है, तो सम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। सम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 1 होगी। तो लिखिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन। देखिए सिंस इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिखिए देयरफॉर समेशन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इन सबको बाय सम टोटल आपकी 1 है, इन सबको ऐड किए यहां से लेकर यहां तक, तो आपको ये मालूम है 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आपकी हो जाएगी 10k स्क्वायर प्लस k प्लस 3k दैट इज 4k। ठीक है, 4k प्लस 2k दैट इज 6k प्लस 8k प्लस 9k, तो यह प्लस 9k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करो, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हो जाएगी 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 10k कॉमन, क्या आ जाएगी k प्लस 1, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 10k माइनस 1 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू एक तो आएगी 1/10 और k की वैल्यू आएगी -1। आपको मालूम है -1 तो रिजेक्ट होना ही होना है। क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि प्रॉब कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो k यदि -1 है तो वो आपकी रिजेक्ट है, क्योंकि प्रॉब कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इतनी बातें क्लियर। तो पीएमएफ की 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक यहां k इंडिकेट कर रहा है, यदि नेगेटिव हुई तो प्रॉब आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो पीएमएफ की 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक सम टोटल 1, उसका भी यूज किया हमने। k इज इक्वल टू -1 आने पर रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ऑल्दो ऑब्वियस है, लेकिन स्टिल कभी डिस्टर्ब होगा तो उस केस में आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ए पार्ट हो गया आपका। अब आइए बी पार्ट। देखिए इफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन हाफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। देखिए फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, लिखा आपने फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। स्टार्ट किए सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मालूम है कि यदि हमारी ये है तो इसमें सबसे कम वैल्यू है 0, मतलब एक बार आपको a0 रखना है, एक बार a1 रखना है, एक बार a2 रखना है, एक बार a3 रखना है, और देखना है प्रोबेबिलिटी कब हाफ क्रॉस कर जाएगी। तो स्टार्ट की, सबसे पहले a यदि हम 0 रखें तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। आपको मालूम है लेस देन इक्वल टू 0 में टेबल में 0 से पीछे वाला तो कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, रादर से यहां हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है और वो 0 है। इधर देखिए लेस देन इक्वल टू 0 में सिर्फ ये वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 से पीछे हमारे पास कोई नंबर अवेलेबल नहीं। अब हम a की वैल्यू 1 रखेंगे, तो लिखिए इफ a इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 में एक तो 0 आएगी, एक 1 आएगी। 0 पे हमारी प्रोबेबिलिटी 0 है और इस पे k,
तो k हमारी 1/10 है, आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल रखा, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे ही a इज इक्वल टू 2, तो लिखिए प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, ये आ जाएगी P0, P1, P2। P0 0 है, P1 k है और P2 भी हमारी k, सॉरी 2k, तो ये आपकी हो गई 2k। ऑब्वियसली ये आपकी 3/10 हो जाएगी। नेक्स्ट ऐसे ही a इज इक्वल टू 3 रखो, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3। इसमें 0 से स्टार्ट होगा, P3 तक जाएगा। इसमें सबको ऐड करेंगे तो 3 पे जो आपकी वैल्यू थी वो 2k थी, तो ये आ जाएगी 0 प्लस 2k, सॉरी 0 प्लस k, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k, ऑब्वियसली 5k हो जाएगी, दैट इज 5/10, ऑब्वियसली हाफ। मतलब यदि आप 3 तक लोगे तो हाफ आएगी, लेकिन आपको हाफ नहीं चाहिए, हाफ से ग्रेटर चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर चाहिए तो आपको एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी, लेकिन इफ a इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4, ये आपकी P0 से स्टार्ट होगी, P4 तक जाएगी। P4 पे वैल्यू देख लीजिए, P4 पे जो आपकी वैल्यू है वो 3k है, तो 3k मतलब टोटल ऐड करेंगे 3k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 2k, तो मेरे हिसाब से 8k आ जाएगा। तो आप इसे लिख दो 8k, 8k का मतलब 8/10, ऑब्वियसली ग्रेटर देन हाफ। तो मुझे बताइए हाफ कब क्रॉस किया? 3 पे तो क्रॉस नहीं किया था, 4 पे क्रॉस कर गया, तो 4 पे भी क्रॉस्ड होगा, 5 पे भी क्रॉस्ड होगा, 6 पे भी होगा और 7 पे भी होगा। तो इसका मतलब 4, 5, 6, 7, इसमें आपसे पूछा गया मिनिमम कौन होगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज 4, लिखे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए वेरीफाई f(x) इज इक्वल टू 2x k इंटू k प्लस 1, जहां x की वैल्यू है 1, 2, 3 अप टू k। लिखिए वेरीफाई 2x अपॉन k इंटू k प्लस 1, x की वैल्यू 1 से लेकर k तक है, लिखिए इज PMF। PMF मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है PMF होने के लिए सम टोटल 1 होना चाहिए। PMF होने के लिए सम टोटल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए लिखिए कंसीडर समेशन fx, लिखिए कंसीडर समेशन fx। x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही? 1 से स्टार्ट हो रही, कहां तक जाएगी? k तक जाएगी। लिखिए 2x k इंटू k प्लस 1, इसको आउटसाइड कर ली, लिखिए 2 k इंटू k प्लस 1, x की वैल्यू 1 से लेकर k तक, ये आपकी पोजीशन होगी 2x अपॉन k इंटू k प्लस 1। ठीक है, आपको मालूम है समेशन किस पे? x पे, और x की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 1 से लेकर k तक। आपको मालूम है PMF होने के लिए सम टोटल 1 होना चाहिए। ठीक है, बाय PMF की 2 प्रॉपर्टीज होती है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा वो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी होती है, कभी कभी वो डिस्टर्ब होती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक जगह थी, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में उतना ध्यान मत रखिए, सम टोटल हमेशा 1 चेक किया कीजिए। ठीक है, और कभी कभी डिस्टर्ब होगा तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा? समेशन किस पे? समेशन ऑब्वियसली x पे, तो बाकी चीजें आपकी कांस्टेंट है, उसे बाहर कर दीजिएगा। जैसे 2 कांस्टेंट है, k प्लस 1 कांस्टेंट।
अब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, देखिए k + 1, x की वैल्यू 1, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, लास्टली k रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि x की वैल्यू 1 से लेकर k तक। आगे जाइए नेक्स्ट, आप मुझे बताओ 1 से लेकर n तक का समेशन क्या होता है? तो 1 से लेकर n तक का समेशन होता है n × n + 1 / 2। तो उसी ढंग से ये क्या होगा, k + 1 / 2, 2 और 2 कैंसिल आउट, k कैंसिल आउट, ये आ गई 1। जैसे ही सम टोटल आपकी 1 हुई तो ऑब्वियसली ये पीएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन देयरफॉर इट विल रिप्रेजेंट पीएमएफ। लिख लिया आपने, देयरफॉर इट विल रिप्रेजेंट पीएमएफ। मैं यहां आपको कुछ बातें लिख देता हूं जिस पे हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बार बार चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में आएगा। एक तो 1 से लेकर n तक का समेशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 1² 2² n² का भी समेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये सब आपके फॉर्मूले पहले से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट 1³ 2³ n³, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपके लिए लिख दिया। ये फर्स्ट वन का स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी मतलब कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखिए इफ इट एग्जिस्ट। लिखिए इफ इट एग्जिस्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा। लिखिए फॉर द फंक्शन, लिखिए फॉर द फंक्शन टू बी पीएमएफ। फॉर द फंक्शन टू बी पीएमएफ मतलब आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है यदि वो एग्जिस्ट करता है, जिससे कि वो फंक्शन पीएमएफ हो जाए। लिखिए फर्स्ट वन, लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 0 अदरवाइज। मतलब 1, 2, 3 इसके लिए वैल्यू डिफाइंड है, बाकी के लिए डिफाइंड नहीं, ठीक है। 1, 2, 3 मतलब जिसमें डिस्क्रीट आएगा उन सब के लिए c/x आपके फंक्शन है और 0 अदरवाइज, ठीक है। स्टार्ट किए सॉल्यूशन। लिखिए फॉर द फंक्शन टू बी पीएमएफ समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1। फंक्शन को पीएमएफ होने के लिए सम टोटल 1 होना होगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, पीएमएफ की 2 प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्वियस होती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन c/x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ये लिख लिया आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर अ फंक्शन टू बी पीएमएफ। आपको मालूम है पीएमएफ होने के लिए सम टोटल 1 होना चाहिए, तो सम टोटल 1 मैंने लिख दिया है, ठीक है। और c की वैल्यू आपको निकालनी है। उस केस में था वेरीफाई इट इज पीएमएफ, तो वेरीफाई जब भी होगा तो 1 दिखाना होगा, ठीक है। और पीएमएफ होगा तो इसका मतलब 1 है, आपको c की वैल्यू निकालनी। बी क्लियर अबाउट दिस वन। c आउटसाइड, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एक बार आएगा 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आई लिखिए दिस इंप्लाइज सी, यानी कि इस सब का सम टोटल के बारे में आपके बुक में जो आप रादर जो आपकी बुक है हैमंड वाली, ठीक है,
उस बुक के अंदर जब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट सब पता चलेगा, लेकिन स्टैट्स में ये कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब वो अंडरस्टूड मानता है कि आपको मैथ्स की नॉलेज है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको जहां जहां जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। इधर इस सीरीज का जब आप सम टोटल करेंगे तो आपको इन्फिनिटी मिलेगी। आपको मालूम है c इंटू इन्फिनिटी कभी 1 नहीं हो सकता। इस केस में इसका मतलब c की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन देयरफॉर वैल्यू ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी नंबर को यदि आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब c की वैल्यू इस केस में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन देयरफॉर वैल्यू ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर यहां तक? अब यहां आइए, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं जिस पे हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपके लिए एक सीरीज लिख रहा हूं जो बेसिकली आपको मैथ्स के बुक में मिलेगी, ठीक है। यहां उसके कंसेप्ट की सिर्फ रिक्वायरमेंट है मुझे। इस सीरीज को कहा जाता है पी सीरीज। कुछ लोग कहते हैं पी सीरीज, पी मींस पावर, पावर सीरीज। कुछ लोग इसे हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर? आइदर पी सीरीज और यू कैन कॉल इट हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज। ये सीरीज कन्वर्ज करती है एक तरफ लिख ली कन्वर्ज, दूसरी तरफ लिख ली डाइवर्ज, या कन्वर्जेस लिख ली, जो भी लिखना चाहे, ठीक है। कन्वर्जेस का मतलब होता है कन्वर्जेस का मतलब होता है यूनिक एंड फाइनाइट। मतलब एक वैल्यू जो यूनिक भी हो और फाइनाइट भी हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम कन्वर्जेंस। मतलब इस सीरीज का सिर्फ एक वैल्यू होगा तो हम उसे कहेंगे कन्वर्ज, और एक से ज्यादा वैल्यू होगी तो उसे कहेंगे डाइवर्ज। इन्फिनिटी होगी तो भी डाइवर्ज, माइनस इन्फिनिटी होगी तो भी डाइवर्ज। मतलब यदि सीरीज की वैल्यू यूनिक एंड फाइनाइट हो, रादर से सीरीज का सम टोटल यूनिक एंड फाइनाइट हो, तो उसे हम कहते हैं कन्वर्ज। और सीरीज का सम टोटल यदि यूनिक या फाइनाइट में से कोई एक नहीं हुआ, यदि यूनिक नहीं हुआ तो भी डाइवर्ज है, फाइनाइट नहीं हुआ तो भी डाइवर्ज। फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं होने का मतलब इनफाइनाइट होना। इनफाइनाइट आपको ही मालूम है, या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। यूनिक नहीं होने का मतलब वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। तो कन्वर्ज तब करती है जब p ग्रेटर देन 1 होता है, और डाइवर्ज तब करती है जैसे p लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, डाइवर्ज मतलब p लेस देन इक्वल टू 1। अब रही बात, जो बातें मैंने आपके लिए लिखी उसको मैं सीरीज में पूछ लेता हूं आपसे। जैसे मेरे पास ऐसा सीरीज है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। अब देखिए, यहां जब आप p की वैल्यू 1 रखेंगे, p 1 रखेंगे उस सीरीज के अंदर, तो आपको ये सीरीज मिलेगा, ये वाला सीरीज p 1 रखने पे। तो मुझे तो ये 1 किसमें, डाइवर्ज में, कन्वर्ज में। तो ये इसका मतलब यहां है आपकी डाइवर्ज में। तो जैसे ही डाइवर्ज p इज इक्वल टू 1 हुआ तो डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्ज का मतलब इसका सम टोटल, यहां p इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसका सम टोटल इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। जैसे p 1 हुआ या p 1 से लेसर हुआ तो डाइवर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट, ऐसे ही मैंने आपको लिख के दिया 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4 एंड सो ऑन। आप मुझे बताइए इसका भी सम टोटल क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि यहां p की वैल्यू क्या है,
ऑब्वियसली हाफ होते ही इसका सम टोटल इन्फिनिटी आएगा, मतलब इसका सम टोटल इन्फिनिटी आएगा, ये देने की जरूरत। नेक्स्ट 1/1², 1/2², 1/3² एंड सो ऑन। यहां p की वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली 2 है, तो 2 किस में आएगा? 2 आपका इस वाले पार्ट में आएगा। इस वाले पार्ट में आते ही ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू, तो ये आपकी कन्वर्ज होगी। और ध्यान रखिएगा इस सीरीज का सम टोटल आपकी जो न्यू बुक है राजसे हॉग वाली, उसके अकॉर्डिंग π² 6 होगी। ठीक है, वहां वो ये मेंशन है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि π² 6 है इसकी वैल्यू। ठीक है, सबका नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि कन्वर्ज है। कन्वर्ज का मतलब फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, इतनी बातें समझिए, जब भी p 1 से ज्यादा होगा तो कन्वर्ज, और जब भी p 1 या 1 से लेसर होगा तो डाइवर्ज। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आई। इसी क्वेश्चन के अंदर इसे आप ए पार्ट कह सकते हो, इसी में बी पार्ट आ जाइए। देखिए f(x) इज इक्वल टू c/x², x की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। लिखिए 0 अदरवाइज। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ c। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ c। लिखा आपने? लिखिए स्टार्ट करें। फॉर द फंक्शन टू बी PMF, लिखिए फॉर द फंक्शन टू बी PMF समेशन f(x) इज इक्वल टू 1, 1/x² इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1/1², 1/2², 1/3² इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट आई, आपको मालूम है ये जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली p सीरीज के अकॉर्डिंग p की वैल्यू 2 है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 होते ही कन्वर्ज है। कन्वर्ज का मतलब फाइनाइट वैल्यू। और इस वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू π² 6 होती है। ठीक है, यानी कि सारे सीरीज की वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है और सबके जानने की जरूरत भी नहीं आपको। ठीक है, तो c की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग 6/π² हो जाएगी। क्लियर? ऐसे ही c पार्ट लेके f(x) इज इक्वल टू c/2⁵x, x की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 अदरवाइज। फिर से आपको उन्होंने फंक्शन दिया है c/2x, x की वैल्यू 0 1 2 3 है एंड सो ऑन, 0 अदरवाइज। लेके स्टार्ट करें सॉल्यूशन। लिखिए फॉर द फंक्शन टू बी PMF समेशन f(x) इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट x की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, और लिखिए c/2x इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की c आउटसाइड, x 0 टू इंफिनिटी, 1/2x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एक बार वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2² एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। इज इट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? तो आपको मालूम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है a/1 - r। भाई ये आपकी जीपी में, और जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 - 2।
दैट इज 1। ठीक है, तो ये आपकी C की वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियसली 2। मैं आपको ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लिख देता हूं, रिमार्क में लिख ली। यदि आपका सीरीज है A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है आपका। ये इसका सम टोटल होता है A/1 माइनस R। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सीरीज का सम टोटल A/1 माइनस R उसी केस में होगा जब आपकी R की वैल्यू -1 to 1 होगी। -1 to 1 होने पे ही ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब एक डेफिनेट वैल्यू आएगी और वो वैल्यू होगी A/1 माइनस R। ठीक है, क्लियर? ये भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का ही कंसेप्ट है। ठीक है, A/1 माइनस R उसी केस में होती है जब R की वैल्यू -1 to 1 होती है, नहीं तो ये डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्ज मतलब या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, यदि R की वैल्यू -1 to 1 नहीं हुई तो। इस कंडीशन को अधिकतर लोग अप्लाई करते समय ध्यान नहीं रखते कि R की वैल्यू उसके बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि R की वैल्यू उसके बीच में लाई करनी चाहिए आपकी। तो कितने हो गए? 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट मैं और अटैच कर रहा हूं आपके लिए, जो ऑब्वियसली अभी जो कंसेप्ट बताया उसी पे एप्लीकेबल है। लेकिन fx इज इक्वल टू 1 माइनस C या 1 माइनस के ही ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। के भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, k रेज़ टू बाय x, और x की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 अदरवाइज। ठीक है, फिर से आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, रादर k की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन। देखिए समेशन आपको मान लो PMF है तो सम टोटल 1 होगा, आपको k की वैल्यू निकालनी है। लेकिन कंसीडर समेशन fx। ठीक है, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है, कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। फंक्शन क्या है? 1 माइनस के रेज़ टू बाय x। 1 माइनस के आप आउटसाइड ले सकते हो क्योंकि समेशन x पे, तो 1 माइनस के हमने आउटसाइड ले लिया और 0 टू इन्फिनिटी लगा दिया, k रेज़ टू बाय x। x की वैल्यू एक एक करके सब्स्टिट्यूट की, लेकिन 1 माइनस के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस के स्क्वायर एंड सो ऑन होगा। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, जीपी फॉर्मूला में 1 माइनस के, आपको फॉर्मूला में लगा सकता हूं A/1 माइनस R। A/1 माइनस R लगाओगे तो ये कट जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इक्वल टू 1 लाना था, क्योंकि 1 तो पहले से था भाई। जब भी वो कह रहा था कि वो PMF है तो 1 तो पहले से ही था आपका। ठीक है, ये बात आपको भी समझ में आना चाहिए तो 1 वो पहले से। आपको तो k की वैल्यू निकालनी थी, रादर से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। अब रही बात, कांस्टेंट तो कहीं से निकली नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन सब में क्या था कि कांस्टेंट या तो निकल रहा था या डज नॉट एग्जिस्ट में जा रहा था। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू आपकी नहीं आई। लेकिन आप 1 मिनट रुक के सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा, आपने ये फॉर्मूला लगाया है A/1 माइनस R का, ये उसी केस में अप्लाई होता है जब रेशियो उसकी -1 to 1 होती है। इसका मतलब ये 1 तभी पॉसिबल है, इज पॉसिबल ओनली व्हेन k की वैल्यू 0 to 1 होगी। यानी कि वैसे तो -1 to 1 होना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव पार्ट में आपको मालूम है प्रॉब कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो -1 to 0 मैंने इसलिए एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, -1 to 0 इसलिए एक्सक्लूड कर दिया
क्योंकि उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, मतलब फंक्शन ही नेगेटिव हो जाता है। इसलिए -1 to 1 एक्सक्लूड करके मैंने 0 to 1 लिख दिया, नहीं तो आंसर होता -1 to 1। मतलब आप इसे 1 तभी लिख सकते हो, या रादर से इस पे जीपी का फॉर्मूला उसी केस में लगा सकते हो जब आपका k -1 to 1, जिसमें नेगेटिव पार्ट मैंने आपके लिए रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन किया, 4 क्या 5-6 क्वेश्चन करके दिखाए जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि वो पीएमएफ, और अलग अलग वेरिएशन के साथ करके दिखाया, ठीक है। तो आपकी फंडामेंटल ऐसी होनी चाहिए कि आप इस तरह के क्वेश्चंस टैकल कर सको। क्लियर? अब आइए थोड़ा सा मैं आपको सीडीएफ बताऊंगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में भी सीडीएफ आएगा, उसके नेक्स्ट में भी सीडीएफ आएगा। तो सीडीएफ का कंसेप्ट थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन आप समझ जाओगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लिखा आपने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुछ लोग इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कुछ लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। वी जनरली कॉल इट CDF, C फॉर क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। राइट डाउन स्टेटमेंट, लिखिए लेट कैपिटल X, राइट डाउन स्टेटमेंट लेट कैपिटल X be a discrete random variable, लिखिए let capital X be a discrete random variable, लिखिए then the CDF, लिखिए then the CDF, CDF means cumulative distribution function is defined as, लिखिए is defined as, CDF का F हमेशा कैपिटल होता है, पीएमएफ का F हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा, और क्यूमुलेटिव का F हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। नीचे रैंडम वेरिएबल इंडिकेट की जाती है। रैंडम वेरिएबल मतलब आप किसको देख रहे हो, नंबर ऑफ हेड्स को देख रहे हो या नंबर ऑफ टेल्स को देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हेड्स को देख रहे हो तो कैपिटल X लिख दो, टेल्स को देख रहे हो तो कैपिटल Y लिख दो, ठीक है। क्लियर? मैंने एक एग्जांपल समझाया आपको, और यहां उसकी वैल्यूज लिखी जाती है। वैल्यूज मतलब स्मॉल x, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, जहां कैपिटल X हमारा रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x उसकी वैल्यू, ठीक है। मैं आपको इसे बेटर एग्जांपल से समझाऊं जिससे आपको समझ में आए। देखिए फॉर एग्जांपल, लेकिन सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, लेकिन सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, लिखा आपने। आगे लिखिए लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल, लिखिए लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, लिखिए विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। तो लिखिए आउटकम्स, लिखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्या लिखा आपने? सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो मुझे बताइए वैल्यूज क्या क्या होगी। वैल्यूज ऑफ X होगी यहां 2, यहां 1, यहां 1, यहां 0। आपको मालूम है नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंग 2, 1, 1, 0। आप एक एक करके प्रोबेबिलिटी लिखिए, लिखिए Px इज इक्वल टू 2, Px इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो आपको मालूम है टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 है, तो 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली 2 हेड के हमारे पास एक केस है, सो फेवरेबल केस इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 4, सो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/4। इसको लोग कई तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। आप चाहे P से लिखो
या एफ से लिखो, बात तो वही है, क्योंकि है तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही, और रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। ऐसे लिखो पी एक्स इज इक्वल टू 1। सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी, आपको मालूम है सिंगल हेड के हमारे पास दो केसेस हैं, एक हेड टेल और एक टेल हेड, तो इसका मतलब टोटल केसेस आपकी है, रिमेनिंग आप खुद से लिख लेना। नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली 1/4 होगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ये ठीक है। अब इसका एक पहले टेबल बना लो, लिखो वैल्यूज ऑफ एक्स और नीचे लिखो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास वैल्यू है 0, नेक्स्ट है 1, नेक्स्ट है 2, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। प्रॉब मैंने सबका लिख दिया है। 0 मीन्स हेड नहीं आना, 1 मीन्स सिंगल हेड आना, 2 मीन्स 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी। ये टेबल हमारा प्रिपेयर्ड है। हम इस टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का मतलब पीएमएफ कहें या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कहें, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सम टोटल 1। आप इन तीनों को ऐड कर लो, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात यहां से हम सीडीएफ कैसे निकालें। सीडीएफ पी, सीडीएफ का फॉर्मूला कैपिटल एफ से डिनोट होता है, ठीक है। क्या होता है, पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। अब एक एक करके वैल्यू डालो। सबसे पहले हम पुट करेंगे 0 इसके अंदर, तो ऑब्वियसली यहां भी 0 आ जाएगा, तो एक एक करके पुट करो। लिखो एफ एक्स 0, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ऑब्वियसली आएगा P0, P0 हमारी 1/4 होगी। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 1 डालो, लिखो एफ एक्स 1, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज P0 प्लस P1, 1/4 प्लस 2/4, दैट इज 3/4। भाई जैसे ही 1 डालोगे तो ये दो प्रॉब आपकी ऐड होगी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 में दो वैल्यूज है, एक 1 वाली और एक 0 वाली। नेक्स्ट एफ एक्स 2, लिखो पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इसमें 3 वैल्यू आएगी 0, 1 एंड 2, इसमें ऐड करोगे तो 1/4, 2/4, 1/4, दैट इज 1। ये आपकी सीडीएफ आ गई जो हमें निकालनी थी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैं आपको इसका एक मेथड 2 भी बता देता हूं जो उससे इजी है, लेकिन मेथड 2 का आप उतना यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन आप जो पढ़ रहे हो वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स का यूज ज्यादा है, ठीक है, और जनरल वे के प्रेजेंट करने का यूज कम है। यदि मैं आपको मेथड 2 से समझाऊं तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। एक लिख दी x, एक लिख दिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक आप लिख दो एफ एक्स, ठीक है। x की वैल्यू क्या क्या है, 0, यानी कि x मतलब x इज इक्वल टू x, ठीक है। कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, एक है 1, एक है 2, सबकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है ही 1/4, 2/4, 1/4। आपने पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वन क्या होता है, एज इट इज, फर्स्ट वन एज इट इज लिखी जाती है, सेकेंड वन इन दोनों का सम टोटल होता है, थर्ड वन इन तीनों का सम टोटल होता है। आप देखो सेम आंसर है हमारा,
1/4 आपको यहां दिख रहा होगा, 3/4 आपको यहां मिल ही रहा है, और 1 भी आपको यहां मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ और कर रखा, हमने वही कर रखा जो हम पहले से जानते थे, बस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन चेंज करके उसे कर लो। अब आइए सीडीएफ की माइनर सी प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए, फ्रॉम गिवन सीडीएफ वी कैन फाइंड पीएमएफ। देखिए फ्रॉम गिवन सीडीएफ वी कैन फाइंड पीएमएफ। यदि आपको सीडीएफ दिया हुआ है तो आप पीएमएफ निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे उसके लिए बेटर है कि मैं आपको एग्जांपल दूं। लिखिए x इज इक्वल टू एक्स और यहां लिखिए सीडीएफ। 0 पे हमारी सीडीएफ थी 1/4, 1 पे थी 3/4 और 2 पे थी 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? 0 पे 1/4 थी, 1 पे 3/4 थी, 2 पे 1 थी, ये आपको गिवन। इसके हेल्प से आपको पीएमएफ निकालना। तो लिखिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, fx2 माइनस fx1 निकालना होगा। पहले 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी जैसे ही पूछे तो सबसे पहले fx2 लिख दीजिएगा और पिछले वाले सीडीएफ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। मुझे बताइए 1 माइनस 3/4 कितना होगा, 1/4। ऐसे ही सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी, सबसे पहले आप fx1 लिख दो और पिछले वाले सीडीएफ से सब्ट्रैक्ट करो। तो लिखिए fx0, ये आपकी हो जाएगी 3/4 माइनस 1/4, दैट इज 2/4। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी हमारी 1/4 थी और सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी 2/4 थी। ऐसे लिखिए px इज इक्वल टू 0, मतलब हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी। सबसे पहले लिखिएगा fx0 माइनस आप इसमें से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 0 से पीछे वाला सीडीएफ आपके पास अवेलेबल नहीं, तो ये आपकी एज इट इज हो जाएगी 1/4। अब रही बात मैं यहां माइनस क्यों कर रहा हूं, तो मुझे बताइए सीडीएफ निकालते समय आपने क्या किया था, प्लस किया था। तो सीडीएफ निकालते समय प्लस किया जाएगा तो पीएमएफ निकालते समय माइनस होगा, जस्ट उल्टा प्रोसेस जो अभी आपने किया था 1/4 एज इट इज, और उन दोनों को ऐड करके 3/4 और उन दोनों को ऐड करके 1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किएगा तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किएगा तो ये आ जाएगा, इसमें से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट होना था जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एज इट इज आ जाएगी। समझ में आ गई बात? और एक मैं आपको इसका ग्राफ बता रहा हूं जिसका मीनिंग थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, लेकिन फिर भी आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, लिखिए द ग्राफ ऑफ सीडीएफ in case of discrete random variable। लिखिए द ग्राफ ऑफ सीडीएफ इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ग्राफ में आ जाइए, मुझे बताइए x की वैल्यू क्या क्या है हमारी, एक तो 0 1 2, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है 1/4 2/4 3/4 ऑब्वियसली 1। प्रॉब मैंने एक तरफ लिख दिया है और एक तरफ ये लिख दिया, ये यानी कि ये 0, यहां भी 0 है, ये बेसिकली प्रॉब का 0 है। प्रॉब का 0 मतलब इवेंट नहीं होने की पॉसिबिलिटी, और ये 0 मतलब रैंडम वेरिएबल का 0 है। इसका मतलब हेड नहीं आने की, ठीक है, प्रॉबिलिटी नहीं कहेंगे, हेड नहीं आने की वैल्यू।
ये 0 और ये 0 दोनों कॉन्साइड मत कीजिएगा, क्योंकि यहां इंडिकेट करता है कि हेड नहीं है आपका, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 0 मतलब नो हेड्स, रादर से टी, और यहां 0 मतलब नहीं होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। मुझे बताइए 0 पे CDF हमारा क्या है? 0 पे हमारा CDF यहां से देख लीजिए, 0 पे CDF 1/4 है, तो यहां 1/4 आप प्लॉट कर दीजिएगा। ये वैल्यू ये ध्यान रखिएगा सिर्फ 0 पे ही नहीं होगा, इवन 0.99 भी लेंगे, 0.999 एंड सो ऑन, 1 नहीं लेना है, ठीक है, तो भी ये 1/4 ही रहेगी। यहां देखिए, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इस 0 की जगह 0.9999 डाल दूं तो यहां भी क्या हो जाएगा, 0 की जगह 0.9999। ये बात कंफर्म? आपको मुझे बताओ 0.999 से लेसर हमारे पास क्या वैल्यू है? एक ही तो वैल्यू है, दैट इज 0, P0। तो इसका मतलब सिर्फ 0 पे तो CDF 1/4 होगा ही होगा, इवन 0.1 पे भी CDF 1/4 होगा, क्योंकि 0.1 रखने पे यहाँ 0.1 आएगा, 0.1 से लेसर आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है, दैट इज 0। 0.2 पे भी 1/4 होगा, 0.3 पे भी 1/4 होगा, 0.999 एंड सो ऑन पे भी 1/4 होगा। तो मुझे बताइए 1/4 कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, कंफर्म? 1 पे क्या होगा? 1 पे जैसे ही आएगा तो आपकी वैल्यू 3/4 हो जाएगी। आप देखिए 1 पे आपकी 3/4, ठीक है, तो 1 पे 3/4 होगी, 1.1 पे भी 3/4 होगी, क्योंकि यहां 1.1 रखूंगा तो यहां 1.1 आएगा। 1.1 से लेसर टेबल में आपके पास सिर्फ दो वैल्यू है, एक P0 एक P1, तो वो भी 3/4 होगी। इवन 1.999 पे भी 3/4 होगी, क्योंकि 1.99 रखेंगे तो भी दो ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो मुझे बताइए 3/4 कहां से कहां तक? ये 3/4 कहां तक? अप टू 2 तक, जहां 2 एक्सक्लूडेड होगा, मतलब 1 पे भी होगा 3/4, 1.2 पे भी होगा, 1.3 पे भी होगा, 1.99 पे भी होगा। जैसे ही आपकी वैल्यू 2 आ गई तो 2 आते ही आप देखो यहां 2 आते ही ये आपकी 1 हो गई, इवन 2.1 पे भी 1 होगी, 3 पे भी 1 होगी, 1 से ज्यादा तो प्रॉब हो ही नहीं सकती ना, ठीक है। 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन सब पे 1 ही रहेगी, ठीक है। तो 2 पे आपकी 1 हो जाएगी और ये चलती रहेगी। ये आपका ग्राफ है CDF का। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डॉटेड डाल के, इसको कनेक्ट करना चाहें डॉटेड से कनेक्ट कर ली, जिससे ये इंडिकेट हो कि ये पोजीशन, ठीक है, क्लियर। अब यही बात जो मैं आपको कह रहा हूं, जो मैंने ड्रॉ करके दिया है, वो आपके बुक में CDF के फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। जो आपकी रीडिंग है ना, रादर से डिवोड वाली और दूसरी हॉग वाली, ठीक है, तो CDF जो वहां लिख के देगा वो ये लिख के देगा ऐसे, भाई एक तो हो गई आपकी 1/4, एक हो गई 3/4, एक हो गई 1, वो 0 पे भी लिख के देगा। मुझे तो ये 1/4 कहां से कहां तक है? 1/4 आपकी है 0 से लेकर 1 तक, जहां 1 एक्सक्लूडेड है। 0 पे तो है ही, 1 तक ही जाएगी। जो ग्राफ है उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी बुक। नेक्स्ट 3/4 कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक, जहां 2 एक्सक्लूडेड है। 1 कब है? 2 एंड 2 ऑनवर्ड पे। और 0 कब है? ऑब्वियसली 0 तब है जो आपकी वैल्यू x लेस देन 0। ये अपनी तरफ से आपको लिखना है, x लेस देन 0 पे मतलब 0 से पीछे हमारे पास कोई है ही नहीं CDF। 0 पे 1/4 है, ये 1 तक जा सकती है, 1 एक्सक्लूडेड होगा। ये 3/4 इस तक जा सकती है एंड सो ऑन। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको आप कन्वर्ट करिएगा इस टेबल में। मान लीजिए इन केस आपको उन्होंने ये दे दिया
और ये मतलब ये इंफॉर्मेशन दे दी है और आपसे पूछ रहा है पीएमएफ निकालो, तो आप फटाफट क्या करना, इस इंफॉर्मेशन को, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने माइंड में, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इस फॉर्म में ले जाना, सॉरी फॉर दैट, मतलब इस टेबल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि पीएमएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यदि वो ग्राफिकल के फॉर्म में सीडीएफ लिख के दे, मतलब जो ग्राफिकल मेथड से सीडीएफ ऑब्टेन होता है, तो आपको उसे टेबुलर फॉर्म में ऐसे कर लेना और उसके बाद जो पीएमएफ निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया वैसे निकालिएगा, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो मैंने डिस्क्रीट के अंदर जो डिफिकल्टी थी वो भी ले ली है और राइट फ्रॉम बिगिनिंग वही चैप्टर उठाया आपके लिए जो टफेस्ट, जहां से स्टार्ट होती है पोर्शन। बाकी मैं प्रॉब और जो यूनिट नंबर 1 है उसकी वीडियो आपको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पॉसिबल होगा मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो सारे कंसेप्ट्स आपके हो जाएंगे और जो टफेस्ट पार्ट था वो मैंने डील कर दिया। तो आज हमारा डिस्क्रीट का एक पूरा डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो एक बार रैंडम वेरिएबल का थोड़ा आइडिया देता हूँ और प्रॉब का, ये दोनों मिला के आप पहले कर लो और फिर जब बचेगा टाइम तो उसमें हम रादर इजी टॉपिक जो है मीन मीडियन मोड वो भी डिस्कस कर लेंगे और साथ में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है वो भी डिस्कस करेंगे। मोमेंट्स के अंदर आपके बुक में कुछ भी नहीं है, रादर उसको आपको करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक।